नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। लेबनान में 2 दिनों के अंदर 2 अनोखे सीरियल ब्लास्ट ने एक बार फिर से इजराइल और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को सुर्खियों में ला दिया है। दुनिया हैरान होने के साथ साथ इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर मोसाद ने ऐसा कैसे किया। तो अब तक की जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक मोसाद ने इसकी तैयारी 2 साल पहले से ही शुरू कर दी थी। 2 साल पहले उसने एक फर्जी कंपनी खोली, पेजर की कंपनी, और इसके बाद वह हिजबुल्लाह के ऑर्डर का इंतजार करने लगा। पहले 3000 से ज्यादा पेजर में ब्लास्ट, 12 मौतें, 3000 से ज्यादा घायल। फिर वॉकी टॉकी में ताबड़तोड़ धमाके, 20 मौतें, 450 से ज्यादा घायल। अब सोलर सिस्टम में भी होने लगे धमाके। अब तक 6 से ज्यादा लोग घायल। लेबनान में 3 दिनों से चल रहे धमाकों का असर कुछ ऐसा है कि अब लोग पेजर और वॉकी टॉकी तो छोड़िए, मोबाइल फोन के साथ साथ हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस तक को छूने से भी घबराने लगे। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर अपने लड़ाकों से मोबाइल फोन की बैटरी निकालकर दूर फेंकने की बात कही है। जबकि राजधानी बेरूत के रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के वॉकी टॉकी और पेजर्स लेकर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यानी लेबनान की हालत फिलहाल कुछ ऐसी है कि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि कब कहां कौन सी चीज फट जाए जो मौत और तबाही की वजह बने। लेबनान में मची इस भयानक तबाही का इल्जाम तो खैर पहले ही दिन से इजराइल पर है। ये और बात है कि इजराइल ने अब तक ऑफिशियली इस साजिश में शामिल होने की बात नहीं कही है। लेकिन इन धमाकों को लेकर सूत्रों के हवाले से जो और जैसी जैसी कहानियां सामने आ रही हैं, वो दिमाग चकराने वाली है। और इन तथ्यों के मुताबिक लेबनान पर हुए इस हमले की साजिश कोई चंद दिनों या महीनों पहले नहीं, बल्कि करीब 2 साल से या फिर उससे भी पहले से चल रही थी। साजिश नंबर 1, ऑपरेशन पेजर। हिजबुल्लाह को खून के आंसू रुलाने वाली इस साजिश की तैयारी इजराइल ने तभी शुरू कर दी थी जब ये संगठन मोबाइल फोन को छोड़कर पेजर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। असल में इजराइल अक्सर मोबाइल फोन की बदौलत हिजबुल्लाह के लड़ाकों की लोकेशन ट्रैक कर लिया करता था, जिससे हिजबुल्लाह के लड़ाके या तो इंटरसेप्ट कर लिए जाते थे या फिर इजराइल के हमलों में बेमौत मारे जाते थे। लिहाजा संगठन के मुखिया नसरुल्लाह ने अपने लड़ाकों से मोबाइल फोन की जगह पेजर और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल की बात कहनी शुरू कर दी थी। साल 2022 में नसरुल्लाह ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने लड़ाकों को पेजर और वॉकी ही प्रोडक्शन किया करती थी। कोई इस कंपनी के इरादों पर शक न करे, इसलिए ये कंपनी पेजर के नॉर्मल ऑर्डर भी लेती थी और उन्हें वक्त पर डिलीवर भी करती थी। लेकिन उसका पूरा फोकस हिजबुल्लाह के ऑर्डर पर ही था और आखिरकार उसे अपोलो गोल्ड के रास्ते पेजर का ऑर्डर मिल ही गया। इसके बाद कंपनी ने हिजबुल्लाह के लिए PETN नाम के विस्फोटक के साथ पेजर का प्रोडक्शन शुरू कर दिया और जल्द ही बल्क में इसकी सप्लाई भी शुरू की। यानी अब असली काम पूरा हो चुका था। हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने हाथों में इजराइल की ओर से बनाए गए पेजर बम लेकर घूमने लगे थे और उन्हें दूर दूर तक इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर आई 17 सितंबर की वो तारीख जब इजराइल ने सीक्रेट कोड के जरिए
पहले पेजर्स में लगी बैटरी को हीट अप किया और फिर बैटरी की गर्मी से पीटीएन में धमाके चालू हो गए। ये और बात है कि अमेरिका के एनबीसी न्यूज को दिए गए एक बयान में बीएसई की सीईओ क्रिस्टीना बार्सोनी आरसी डिकोनो ने अपनी कंपनी को इन धमाकों से अलग कर दिया। क्रिस्टीना ने कहा, हम टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंसी हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम बम नहीं बनाते और हम ये भी तय नहीं करते कि हमारे उत्पाद आखिर कहां और किन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। हम ये काम नहीं करते। हम पेजर भी नहीं बनाते हैं, हम बस ट्रेडिंग करते हैं। आपने हमें गलत समझा है। साजिश नंबर 2, ऑपरेशन वॉकी टॉकी। लेकिन ये तो इस साजिश की पहली दस्तक थी, क्योंकि पेजर के आगे भी अभी बहुत कुछ फटना था। तो अगले दिन यानी 18 सितंबर को लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास मौजूद वॉकी टॉकी में धमाकों की शुरुआत हो गई। और इससे पहले कि लड़ाके अपने पास मौजूद वॉकी टॉकी दूर फेंकते, देखते ही देखते वॉकी टॉकी फटने लगी और हिजबुल्लाह के कम से कम 20 लड़ाके मारे गए और सैकड़ों लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंच गए। जिन वॉकी टॉकी में धमाके हुए उन्हें जापान की आईकॉम कंपनी का बताया गया, जिन्हें कुछ महीने पहले ही हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों के लिए खरीदा था। ऐसे में धमाकों के बाद सबसे पहले शक की सुई आईकॉम की तरफ ही गई। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब अगले दिन आईकॉम ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि वो तो IC V82 मॉडल के वॉकी टॉकी का प्रोडक्शन कब की बंद कर चुकी है। ऐसे में जिन वॉकी टॉकी में धमाके हो रहे हैं उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। आईकॉम ने कहा, IC V82 एक हैंडल रेडियो है जिसका उत्पादन और मिडिल ईस्ट में जिसका निर्यात साल 2004 से अक्टूबर 2014 तक किया गया। पिछले 10 सालों से ये बंद है और तब से हमारी कंपनी ने इसका कोई निर्यात नहीं किया है। अब वॉकी टॉकी बनाने वाली इस कंपनी के इस बयान ने हिजबुल्लाह को दोहरा झटका दिया है। पहला झटका तो ब्लास्ट ही है, दूसरा इस बात का कि इस साजिश की शुरुआत तक पहुंचने का सिरा ही नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर लेबनान में फटने वाले ये IC V82 वॉकी टॉकी आईकॉम ने नहीं बनाए हैं तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये वॉकी टॉकी कहां और किसने बनाए और इन्हें कैसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हाथों तक पहुंचा दिया गया। जाहिर है अगर आईकॉम सच बोल रही है तो उसके ब्रांड नेम के साथ किसी और ने नकली वायरलेस सेट तैयार किए और खास तौर पर इसका मकसद हिजबुल्लाह को सबक सिखाने का ही था। साजिश नंबर 3, ऑपरेशन सोलर पैनल। हिजबुल्लाह और लेबनान के लोग अभी पेजर और वॉकी टॉकी के धमाकों से उबर पाते तब तक बुधवार को ही राजधानी बेरूत समेत देश के अलग अलग हिस्सों में मकानों और दुकानों पर लगे सोलर पैनल्स में ब्लास्ट की शुरुआत हो गई। राजधानी बेरूत वो जगह है जहां सोलर पैनल का अच्छा खासा चलन है। ऐसे में इन धमाकों ने अब हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ साथ आम लोगों को भी दहशत में डाल दिया है। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी NNA ने इन धमाकों की पुष्टि की है, लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं है कि सोलर पैनल में ये धमाके भी डिवाइस के अंदर से ही ट्रिगर किए गए या फिर बाहर से। बुधवार को सोलर पैनल के साथ साथ बेरूत में कुछ फिंगरप्रिंट डिटेक्शन डिवाइसेस में भी धमाके हुए। इससे 60 से ज्यादा मकानों और 15 कारों और कई मोटर बाइक्स में आग लग गई। फिलहाल सोलर पैनल और फिंगरप्रिंट डिटेक्शन डिवाइसेस में आग लगने की वजह तो साफ नहीं है, लेकिन इन धमाकों को देखकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि लेबनान में आने वाली तरह तरह की डिवाइसेस और गैजेट्स के सप्लाई चेन के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गई है और ये धमाके इस बात का सबूत हैं। यानी एक के बाद एक धमाकों और साजिश के बावजूद साजिश के ओरिजिन यानी शुरुआत को लेकर रहस्य बरकरार है और इसी अफरा तफरी के बीच हिजबुल्लाह ने नए सिरे से इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दी और कुछ जगहों पर मिसाइल अटैक की शुरुआत भी कर दी। आज तक ब्यूरो। बात इजराइल की यूनिट 8200 की, जिसने लेबनान में दोनों सीरियल धमाकों में
बड़ा रोल निभाया। दरअसल यूनिट 8200 इजराइल की बेहद गोपनीय हाईटेक मिलिट्री यूनिट है, जिसका काम ही तकनीकी युद्ध लड़ना है। और इस सीरियल धमाकों में यूनिट 8200 ने मोसाद का पूरी तरह से साथ निभाया। लेबनान में हुए ताबड़तोड़ धमाकों के बाद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम ही सबसे ऊपर था। वजह ये कि दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसीज में से एक मोसाद ऐसी ही खौफनाक और कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। और फिर जब इल्जाम इजराइल पर हो तो पहला शक तो मोसाद पर ही जाता है। लेकिन अब साफ हुआ है कि लेबनान में हुए पेजर, वॉकी टॉकी और सोलर पैनल ब्लास्ट के पीछे मोसाद नहीं, बल्कि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी सेना की वो टुकड़ी है जिसे यूनिट 8200 के नाम से जाना जाता है। यानी इस सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग, प्लॉटिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक में अगर कोई शामिल है तो वो यूनिट है यूनिट 8200। हालांकि इजराइल ने अब तक इन धमाकों में अपना हाथ होने की बात खुलकर कबूल नहीं की है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह को पेजर सप्लाई कर उसके लड़ाकों को खून खून कर देने की साजिश रची और इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाया यूनिट 8200 के एक्सपर्ट्स ने। अब सवाल यह है कि आखिर ये यूनिट 8200 क्या है? इसके बारे में अब तक दुनिया के कम ही लोग जानते हैं। तो आइए कुछ पॉइंटर्स के सहारे इसे समझने की कोशिश करते हैं। यूनिट 8200 इजराइल की सबसे खुफिया और हाईटेक मिलिट्री यूनिट्स में से एक है। इस यूनिट की भूमिका हाई प्रोफाइल इंटेलिजेंस ऑपरेशन और साइबर वारफेयर में सबसे ज्यादा रहती है, जिसका काम तकनीकी युद्ध, खुफिया बैठकों और साइबर सुरक्षा से जुड़ा रहता है। इसे मोसाद से भी ज्यादा खुफिया और खतरनाक माना जाता है। ये खुफिया जानकारी जुटाकर उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाकर काम करती है। यूनिट हैकिंग से लेकर इंक्रिप्शन और सर्विलांस के साथ ही ये नौजवान सैनिकों को ट्रेनिंग भी देती है। इस यूनिट में इजराइल के सबसे बेहतरीन सुरक्षा कर्मियों को भर्ती किया जाता है। ये लीक से हटकर सोचने, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और इनोवेशन के लिए जानी जाती है। इस यूनिट में काम कर चुके लोगों ने बाद में ओरका सिक्योरिटी जैसी इजराइल की हाईटेक इंडस्ट्री बनाई है। मोसाद से अलग इस यूनिट के सदस्य सेना के काफी तेज तर्रार ऑफिसर्स होते हैं, जो कई स्पेशल ऑपरेशंस पर काम करते हैं। इसे इजराइल का वार्निंग सिस्टम भी कहा जाता है, एक ऐसा सिस्टम जो खतरे का पहले से ही पता लगा लेता है। ये एआई और साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी खास काम करते हैं और यूनिट में टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एक बड़ी टीम है। यूनिट 8200 की तरह ही यूनिट 9900 और यूनिट 504 भी है, जो अलग अलग स्तर पर काम करती है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी यूनिट 8200 ही है। इस यूनिट की अहमियत को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये सीधे इजराइल के पीएम ऑफिस को ही रिपोर्ट करती है और इसका मोसाद के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन है। ऐसा पहली बार नहीं है जब यूनिट 8200 ने कोई बड़ा ऑपरेशन किया हो। इससे पहले भी वो इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देती रही है। ईरान के परमाणु संयंत्रों को बर्बाद करने में इस यूनिट की बड़ी भूमिका मानी जाती है। कहा जाता है कि इस यूनिट ने स्ट्रक्सनेट नाम का एक वायरस तैयार किया था, जिसका इस्तेमाल कर ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया गया। ये वायरस परमाणु संयंत्रों में लगे सेंट्रीफ्यूज को अंदर से ही जला देता है और एक्सपर्टीज ऐसी कि लंबे समय तक ईरान को इसकी जानकारी तक नहीं हो पाई। इसके अलावा यूनिट 8200 ने 2018 में संयुक्त अरब अमीरात से ऑस्ट्रेलिया जा रहे एक विमान को हाईजैक होने से बचाया था। अब बात जब इजराइल की ऐसी खुफिया एजेंसीज की चल रही है, तो बात मोसाद और शीन बेट की भी होनी चाहिए। तो आइए आपको एक एक कर इन दोनों एजेंसियों के बारे में भी जानकारी देते हैं। मोसाद इजराइल की नेशनल सीक्रेट एजेंसी है, जो देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों का ख्याल रखती है। इसका काम इजराइल की सरकार के लिए खुफिया सूचनाएं जुटाने से लेकर उनका विश्लेषण और इस्तेमाल करना है। मोटे तौर पर मोसाद की गतिविधियों को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। खुफिया सूचनाएं जुटाना। मोसाद दुनिया भर से खुफिया सूचनाएं जुटाती है, जो इजराइल की सुरक्षा और भलाई के लिए जरूरी हो। ये एजेंसी अपनी जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन भी करती है, ताकि उसका इस्तेमाल सही वक्त पर किया जा सके। मोसाद अलग अलग ऑपरेशनल गतिविधियों में भी शामिल होती है, जैसे कि आतंकवाद विरोधी अभियान, साइबर सुरक्षा और दूसरे खुफिया ऑपरेशन।
चूंकि मोसाद का टारगेट ही इजराइल की सुरक्षा करना है, तो ये जरूरत पड़ने पर एक्टिव तरीके से इजराइल के दुश्मनों पर भी हमला करती है और अपने नागरिकों की हर हाल में सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इतने चर्चों के बावजूद मोसाद की कार्यशैली और गतिविधियों के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी कम ही उपलब्ध है, क्योंकि ये एजेंसी अपने कार्यों को गुप्त रखती है। अब बात शिन बेट की। मोसाद की तरह ही शिन बेट भी इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है, लेकिन मोसाद से उलट इसका नाम कम ही सामने आता है। ये एजेंसी आतंकवादियों से निपटने के साथ साथ इजराइल के दुश्मनों को हर हाल में ठिकाने लगाने के लिए जानी जाती है, चाहे वो कहीं भी हो। इजराइल ने अपनी आजादी के बाद 1948 में इसकी नींव रखी थी। इसके बाद इसने कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। 1956 में सीरिया के जासूस एलियाहू हाकिम को पकड़ना इसकी बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। इसी तरह 1960 में शिन बेट ने एक नाजी ऑफिसर को भी अर्जेंटीना से अगवा कर लिया था, जिसे इजराइल का दुश्मन माना जाता था। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।